बीके मुकुल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बीटेक मैकेनिकल है, एमएससी भी किया है और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। कई 25 वर्षों से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 30 साल से ज्यादा तो राजयोगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पार्क विंग के काफी एक्टिव मेंबर हैं और स्पार्क विंग की भट्टियों में पूरे भारत के सभी स्पार्कलर्स को काफी प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ मुकुल जी हैं। वेलकम मुकुल भाई, एंड ओवर टू यू। ओम शांति सिमरन बहन जी, और हम सभी भाई बहनों को भी वेरी गुड इवनिंग। मैं आज कुछ जो टॉपिक है, आज विषय हम लोग तय किए हैं। तो पुरुषार्थ में ऐसे छोटे छोटे कौन से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं हमारी दिनचर्या में, जिससे जो विधि में थोड़ा सा फोकस करने से हम लोग बहुत अच्छी तरह से जितना एफर्ट्स हम दे रहे हैं, वो एफर्ट्स का जो आउटकम है वो और बेटर होगा। तो उसके बारे में हम कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे। और तो ये जो योगिक साइंस है, योग विज्ञान जो है, उसका एक प्रीमाइस है, उसका एक नींव है, और वो ये है कि हर चीज केवल बता के समझाना पॉसिबल नहीं है। तो विधि क्या है? विधि है हमें कुछ सिखाया जाता है, उसे हमें करना है, और जब हम करना शुरू करते हैं हमें बहुत सेंसिबल होके उसको प्रैक्टिस करना है, सुजाग होके उसको प्रैक्टिस करना है, अवेयर होके प्रैक्टिस करना है। उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते हुए उसको थोड़ा सा अकॉर्डिंगली मॉडरेट करना है, और मॉडरेट करते हुए उसमें थोड़ा सा छोटे छोटे बदलाव लाने की आवश्यकता है। और हम खुद बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारे प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर हमें बहुत अच्छा कुछ फील हुआ तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो खुश तब होना चाहिए अगर वो कंसिस्टेंटली हमें सेम रिजल्ट्स दे रहा है, आउटकम दे रहा है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो कोई हमारे लोकस हमारे द्वारा हम उस चीज को इनिशिएट नहीं किए हैं, और कोई बाह्य बातों के कारण मुझे अच्छा फील हुई, या जिस रूट कॉज से हमें अच्छा फील हुई वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या मुझे पता नहीं चला, और मुझे जब दोबारा उसको रेप्लिकेट करने कहा जा रहा है मैं वो कर नहीं पा रहा, तो वो एक स्मृति, एक यादगार के रूप से बनता है। बट ये योग नहीं है। योग यादगार बनाने जैसा योग नहीं है। योग में कंसिस्टेंटली हमें हमारे पास्ट परफॉर्मेंस से बेहतर हमें आगे बढ़ना है। ये है ओरिजिनल पुरुषार्थ। तो दिस इज द प्रीमाइस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये दो बातें कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है खुद के साथ, एक प्रैक्टिस शुरू करके ऑब्जर्व करना है। एक्सपेरिमेंट मतलब हमें ऑब्जर्व करना है कि हाउ इज इट वर्किंग, और एक बार रिजल्ट दिया तो उस पर ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते इसी के कारण हुआ है या नहीं। उसे कई बार प्रैक्टिस करके देखना है कि हर बार इस चीज का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं। ये दो बातों को बुद्धि में रखते हुए हम अभी आपके सामने दो प्रैक्टिसेस रखेंगे, और एक दो और एग्जाम्पल्स देंगे, जिसको आप अपने लेवल पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस है जिसको हम जैसे मुरली सुनने का जो प्रोसेस है हमारे बाबा के बच्चों के दिनचर्या में, ये एक अभिन्न हिस्सा है, मेन प्रैक्टिस है यूं कहें, या जो ब्राह्मण जीवन का दिनचर्या का मुख्य भाग है ये। अब मुरली सुनने का एक ओवरऑल प्रोसेस है जो हम सभी जानते हैं। हम आपके सामने वो प्रोसेस एक पिक्टोरियल डिस्प्ले के साथ रखना चाहेंगे, और उसको थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन फॉर अ मोमेंट, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट।
आप अभी ये जो स्क्रीन देख पा रहे हैं गोल्डन आवर प्रिंसिपल, ये आज इनफैक्ट हमारे पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में हमारे कुछ डॉक्टर्स का कार्यक्रम था, तो उनके सामने ये रखा गया। नाउ ये अभ्यास क्या है एक्चुअली, ये बाहर वालों के लिए गोल्डन आवर प्रिंसिपल है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए ये मुरली कैसे पढ़ना है। तो टिपिकली बाबा हमें दिनचर्या में कई चीजें बताई हैं कि जैसे मुरली के पहले कुछ थोड़े समय पहले हम पहुंचे, और उसके बाद हम मुरली सुनते समय उसे किस तरीके से सुनना है, और मुरली सुनने के बाद विचार सागर मंथन कैसे करना। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम लोग एक बार ट्राई करके देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुरली जब हम सुन रहे हैं, तो बाबा ने कहा है कि मुरली को आप एक, जैसे कि आप कोई मूवी में बैठे हैं, आप कोई थिएटर में बैठे हैं, और जैसे जैसे बाबा के मुरली के महावाक्य सुनते हम जा रहे हैं बाबा के बच्चे, तो उसको हम विजुअलाइज करें, उसको मन दर्पण पर हम उसे विजुअलाइज करते हैं। तो ये बाबा ने विधि बताई, और उस मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये भी बताया था कि फिर बाबा जब दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, तो आपको भी तुरंत वो दूसरा पॉइंट पर शिफ्ट कर जाना है, पहले पॉइंट में नहीं रहना है। यानी बाबा के जैसे जैसे धुन 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स के मुरली में चल रही है, आपको उस धुन में लहराना है एग्जैक्टली जैसे बाबा चला रहे हैं, उस विजुअलाइजेशन के साथ। तो ये हो गया मुरली सुनने का प्रोसेस। इसमें हमारे लिए बेनिफिट क्या है? एक है कि ये करने के लिए बहुत अधिक अटेंशन की आवश्यकता है, और एंगेजमेंट, मेंटल एंगेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि कई थीम्स हैं जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बच्चों को ये सूक्ष्म चेकिंग करना है। अब सूक्ष्म चेकिंग, ये शब्द का विजुअलाइजेशन माइंड पे बनाना, ये तुरंत, क्योंकि तब तक नेक्स्ट लाइन फिर शुरू हो जाएगी, तो कंटिन्यूअसली एक मूवी के रूप से वो अगर आपको विजुअलाइज करना है, तो बहुत अटेंशन के साथ, फोकस्ड वे में, अलर्ट होके हमें उस चीज को सुनना है और तुरंत उसको विजुअलाइज करना है। इस प्रोसेस में हम अगर जब एंगेज्ड हैं, तो हम इतना अधिक एंगेज्ड रहेंगे कि हमारे लिए और कोई बात, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हो, कौन आके साइड में बैठा, या कुछ आवाज हुई, या जो मुरली पढ़ने के निमित्त हैं, वो किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, क्वेश्चन सुनाई देगा, लेकिन उनका आंसर क्या है, या किसको पूछा क्वेश्चन, या पीछे किसी को कोई इशारा किया जा रहा है, इस बात में बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। सो अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस जो बाबा के महावाक्य हैं उस पर रहेगा, एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट वे हम ईश्वर के प्रति, बाबा के प्रति, बाबा के जो मुरली के प्रति हम एक रेस्पेक्ट, एक ग्रैटिट्यूड हम अंदर ही अंदर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एक बाप दूसरा ना कोई, ये हम कर्मों में डिस्प्ले कर रहे हैं। सो ये हो गया प्रोसेस 1। इस चीज जब चल रही है, तो हम पूरा पॉइंट लिखने के बजाय उस समय आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कुछ की वर्ड्स का नोट करें, जस्ट की वर्ड्स। हाँ, जैसे आज अगर मुरली में है कि उत्सव, हाँ, संगम युग, उत्सव, उमंग, उत्साह, सदाकाल, हाँ, इस प्रकार से एडजस्ट करने की शक्ति, ऐसे कुछ कुछ शब्द हम जस्ट नोट करें जो थीम के शब्द हैं। दोज आर कीवर्ड्स, और उस कीवर्ड्स के बेसिस में ऑलरेडी, क्योंकि हम मुरली सुनते समय चित्र बनाए थे मन ही मन, उसके विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, दिस कीवर्ड्स आपके लिए माइलस्टोन के रूप से काम करेगा टू बिल्ड अप द स्टोरी अटैच। तो ये हो गया मुरली सुनना या पढ़ने का प्रोसेस। नाउ मुरली जैसे ही पूरी हुई, अगर आपके पास टाइम है, तो तुरंत बैठकर ये जो हमने मुरली सुना, उस विजुअलाइजेशन को दोबारा एक बार रिपीट करके, अब मुरली से 20 पॉइंट्स लक्ष्य रखिए कि 10, 15, 20, 25 पॉइंट्स उसी पिरोया हुआ सीक्वेंस में हम उसे नोट डाउन करें। तो हमने जो सुना, हमने जो विजुअलाइज किया, और उस विजुअलाइजेशन के थीम के बेसिस में कुछ कीवर्ड्स को याद रखते हुए
हम उसे पेन डाउन करें, उस मुरली को रिहर्स कर ले, रिवाइज कर ले। इसमें क्या हो रहा है, मेरा विजुअलाइजेशन शक्ति बढ़ रही है, जो लेटर ऑन जब हम योग में बैठते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक योग अभ्यास ऐसे हैं जिसमें हम संकल्प को विस्तार में ले जाते हैं मेंटल इमेजरी अर्थात विजुअलाइजेशन के द्वारा, तो उस योग में भी हमारे बेनिफिट होगा। और दूसरी बात, एनीवे हम मुरली याद रख पा रहे हैं, और दिन के बीच में भी कोई पूछे कि आज का कोई टॉपिक, मुरली के मेन पॉइंट्स क्या थे, तो हम उसको याद कर पाएंगे क्योंकि हमने चित्र के रूप से बनाया। अब हो गया, मुरली सुनना हो गया, अब हम उस पर थोड़ा सा मनन करें, विचार सागर मंथन करें, थोड़ा सोचे, चिंतन करें बैठ के, योग अभ्यास या जैसे भी रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन करते करते उसको लिखना बहुत बहुत जरूरी है। नाउ हमारे में से कई भाई बहनें हैं जो विचार सागर मंथन बहुत अच्छी रीति से करते हैं, बट वो लिखते नहीं हैं। आप एक बार खुद कुछ दिन के लिए, मे बी 3 to 4 weeks, आप केवल विचार सागर मंथन सुनने के बाद, मुरली सुनने के बाद एक कोई पॉइंट, एक तो मुरली का रिवीजन कर लीजिए 20-25 पॉइंट लिखने का, ताकि हमारा याददाश्त शक्ति और अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। और उसके बाद हम विचार सागर मंथन लिख कर करें, कोई एक थीम उठा ले या 2 थीम उठा ले और उसको लिख कर करें। बाबा आज अगर अभी मुरली में उदाहरण दे रहे हैं कि क्या आप अकेले भी रह सकते हो और कंपनी में भी रह सकते हो, संगठन में भी, दोनों जगह में आप एडजस्ट हो सकते हो, दोनों में खुश रह सकते हो, दोनों में आर यू ओके टू स्टे, या कभी चाहते हो अकेला रहना या कंपेनियन के साथ रहना, लेकिन कंपनी में रहने के लिए आर यू कंफर्टेबल। तो बच्चों में दोनों विशेषता होनी चाहिए। एंड देन बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो शाहूकारी का पार्ट, चाहे वो बेगरी का पार्ट, बाबा का स्थिति, बाबा का हैप्पीनेस वाज ऑलवेज देयर, बाबा का उमंग वाज ऑलवेज देयर। तो अब इस चीज को उठाकर कि क्या मैं एडजस्ट होने के लिए कौन सी विशेषताओं की आवश्यकता है, मुझे कौन कौन सी बातों पर फोकस रखना है, एंड एक है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मेरे जीवन में उस चीज को रिफ्लेक्ट करना कि मैं आज इस विषय पर किस हालत में हूं, मेरे अंदर इस विषय में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा है, वीकनेसेस कौन से हैं, इस पर मुझे इस सिचुएशन में मैं क्या किया था पिछले कुछ दिनों में या पिछले कोई इंस्टांस में, अच्छा वहां मैं व्हाट इज इट दैट कुड हैव बीन डन बेटर। तो इस तरीके से हम उसको लिखें, वो विजुअलाइज करें, विचार सागर मंथन करते हुए लिखे, और ये भी लिखे कि अच्छा अगर हम ये नए अंदाज से इस चीज को करते हैं जैसे बाबा उम्मीद रख रहे हैं, तो इसका परिणाम, इसका नतीजा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, कौन सी सकारात्मक परिणाम होगा। अगर हम ये करते तो पिछले जो घटना हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, वो उसका नतीजा क्या होता हमारे अंदर, और कौन सी कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज बेहद बेटर हो सकता था। तो इस तरीके से हम उस थीम को समाज के साथ जोड़े, ब्राह्मण परिवार के साथ जोड़े, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे साथ, खुद के साथ उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, उस पर हम विचार सागर मंथन करें, विजुअलाइज करें और उसको कंटिन्यूअसली लिखते रहें। नाउ लिखने का जो प्रोसेस है उसका एक अपने आप महत्व है, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो ये एक आप काइनेस्थेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आप पेन पकड़े हुए हैं, आप लिख रहे हैं, और जब आप लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क के कुछ विशेष पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। तो इट इज अ गुड एक्सरसाइज, और हमारे एजिंग को ये थोड़ा सा डिले कर सकता है। तो क्योंकि मेंटल एजिंग जो है या हमारे जो अवेयरनेस है, आप देखते हैं कईयों का हाथ हिलता है विद एजिंग, उनको लिखने में दिक्कत आती है, या कईयों का तो इवन लिखने का आदत ही चले गया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारे ब्रेन को और ब्रेन के कुछ सूक्ष्म जो फंक्शंस हैं, माइक्रो मोटर एक्टिविटीज जो हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट करता है। ओके, सो ये 3 प्रोसेसेस हैं। तो पहला है सुनना,
और किस विधि से सुनना वो हमने रेफर किया। उसके बाद उसको रिवाइज करना, सुनने के बाद उसको याद रख के की पॉइंट्स के आधार से लिख डालना, एंड देन उनमें से कोई एक पॉइंट लेके अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना। आइडियल होगा सुनना, रिफ्लेक्ट करना और उसके साथ लिखना, विचार सागर मंथन करना। ये अगर एक ही सिटिंग में हो सके, परंतु कईयों का जैसे मुरली सुनने के बाद ऑफिस है, बिजनेस है, घर का दिनचर्या है, तो आप कुछ ऑल्टरनेट टाइम पे डेफिनेटली कर सकते हैं और कोई समय निकाल के कर सकते हैं। ये हम लोग बहुत कॉमनली देखे हैं आबू में, खास पांडव भवन में जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, वहाँ ये बहुत कॉमन सीन है कि जैसे ही मुरली पूरी होती है वो लोग ओम शांति भवन से नीचे उतर आकर नाश्ता के पहले वो लोग कुछ समय, आधा पौना घंटा आप देखेंगे कोई छत पे बैठे हैं अकेला, उस मुरली से कोई पॉइंट उठाकर विचार सागर मंथन कर रहे हैं और विचार सागर मंथन या डायरी में नोट कर रहे हैं कहीं बैठकर, और उसके बाद बड़े खुशी के साथ वो फिर नाश्ते में ज्वाइन करते हैं। तो ये एक 3 स्टेप कॉम्बो प्रोसेस है। इनमें से एक स्टेप भी अगर कम होती है तो हमारा प्रोग्रेस जिस तरीके से ये फंक्शन करना चाहता है वो नहीं करेगा। चिकित्सा के लिए डॉक्टर अगर कहे हैं कि हमें दवाई लेनी है, हमें भोजन का परहेज रखना है और हमें फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करनी है, तो मैं केवल दवाई ले रहा हूँ या परहेज रख रहा हूँ बट एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, या दवाई इंटरमिटेंटली ले रहा हूँ, परहेज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो भी नहीं होगा। तो तीनों चीज करना ये एक कॉम्बो प्रोसेस है। इसको अवश्य आप ट्राई करके देखिए। अगर आप लिख के नहीं कर रहे हैं तो लिखिए। अगर आप मुरली बाबा जो एक अव्यक्त वाणी में कहे हैं इस तरीके से विजुअलाइज करना है, वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो उसे करके देखिए। या अगर आप उसको मुरली को पूरा याद करके रिकॉल करने का 20-25 पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो वो भी करके देखिए। नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जहां पे जैसा जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं हो सकता है 6-7 पॉइंट आपको याद रहा, तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। आप लक्ष्य रखिए कि अगला दिन हम ये जो 6-7 पॉइंट है उससे और बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। तो हमें ऑलवेज खुद के साथ बेंचमार्क करना है, हमें और किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद के साथ बेंचमार्क करना है। आज मैं 6-7 पॉइंट अगर याद रख सका हूं दैट्स परफेक्ट, कल मैं 8-9-10 पॉइंट तक याद करूंगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके इस प्रोसेस को डेवलप करना है। जो विचार सागर मंथन का आनंद है हम ये फील कर सकेंगे, और लिखने का प्रोसेस जो है उसमें एटलीस्ट आधा घंटा समय आप देंगे तो आप देखेंगे एक थ्रेशोल्ड है, ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है, और उसमें बुलेट्स में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप निरंतर लिखेंगे। बुलेट्स मीन्स मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जैसे यहाँ पे जो आप लिखत देख रहे हैं, ये जो 1, 2, 3 ऐसे करके लिखी हुई है, दीज आर बुलेट्स। इस तरीके से नहीं लिखना है आपको निरंतर लिखना है, निरंतर, जैसे चिट्ठी लिखते हैं पुराने जमाने पे, जैसे चिट्ठी लिखते थे वैसे निरंतर लिखना है, और पेन रुकना नहीं चाहिए, फुल स्टॉप, उसके बाद कुछ ना कुछ लिखिए। मनोविज्ञान में ये प्रोसेस को पर्जिंग आउट कहा जाता है, कैथारसिस कहा जाता है, और इनफैक्ट दिस इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ फ्री एसोसिएशन, कि आपके मन में उस विषय पर जो भी चीजें हैं और नहीं भी है उसको आप डालने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में उसके बीच में 2-4 बहुत सुंदर डीप चर्निंग वाली हीरे मोती निकल आएंगे। तो आप अगर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखते हैं हाफ एन आवर में, उसके अंदर 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स निकल आएंगे जो रियल इंसाइट्स होगी, बहुत गहरा अंतर्दृष्टि वाली पॉइंट्स होंगी, जो शायद आप इस विषय पर कभी सोचे ही नहीं है कि अरे हाँ ये तो एकदम एक नए देखने का नजरिया है, ये तो मैं सोचा ही नहीं था और ये मुझसे ही कैसे निकल आया, तो ये आपको बहुत आश्चर्य होगा। तो ये एक विधि है जो आप ट्राई करके देखिए। ये हम बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, और अनेक लोग इसको किए हैं,
परंतु ये तीनों स्टेप का खास ध्यान रख के एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये था मुरली सुनने का प्रोसेस। इसके अलावा हम आपके साथ आज हम जब डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे तो एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि डॉक्टर्स को कुछ हठ योग में ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो वो मैं डॉक्टर को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहा। तो जैसे आप जानते हैं कि आप हाथ अलग अलग पोजीशन पे रख के बैठते हैं, और हम एक पोजीशन आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप हाथ कई बार नीचे के ओर रख के बैठते हैं लैप में, जैसे कि गोद में हाथ को इस तरीके से। मैं जस्ट कैमरा एडजस्ट करता हूँ, मैं तो टेबल में हाथ रख रहा हूँ, जैसे ऐसे करके बैठते हैं गोदी पर, इस तरीके से बैठते हैं, है ना, हाथ ऐसे करके रख के। और दूसरा है कि आप हाथ कई बार ऐसे भी रखते हैं, ऊपर की ओर करके रखते हैं, कई हैं जो गोदी के लैप के ऊपर इस तरीके से हाथ करके रखते हैं। तो डॉक्टर्स को आज कहा गया कि आप कुछ समय जो है हाथ इस तरीके से बैठिए, लैप के ऊपर, अपने थाई के ऊपर हाथ इस तरीके से रख के बैठिए और अपने श्वास की गति को अवलोकन कीजिए। और 4-5 श्वास लेने के पश्चात उनको कहा गया, अच्छा ठीक है, अभी आप हाथ को ऊपर की ओर मोड़ लीजिए, वहीं गोदी में ही लैप रेस्ट करेगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए आपके श्वास की गति को, उस श्वास को आप कॉन्शियसली कुछ भी नहीं कीजिए, जस्ट अवलोकन कीजिए। देन दे वर आस्क्ड अगेन चेंज कीजिए नीचे की ओर, एंड अगेन चेंज कीजिए ऊपर की ओर। माने बेसिकली 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, ये चेंज करके 10-10 सेकेंड उनको चेंज कराया गया। दे ऑल फेल्ट कि हमारे श्वास के गति में अंतर हो रहा है जब हम हाथ ऊपर की ओर रख रहे हैं और जब हम हाथ नीचे की ओर रख रहे हैं, उसमें अंतर आ रहा है। देयर इज अ चेंज विच इज हैपनिंग एंड डिस्टिंक्ट चेंज। माना वहां सब फिजियोलॉजी के विषय पर मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स बैठे हुए थे, एमडी डॉक्टर्स बैठे थे, सर्जन बैठे थे, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वाले बैठे थे। They all confirmed that they are experiencing a change in their breathing pattern. उनका श्वास शैलो हो रहा है एक पोजीशन में, और एक पोजीशन में श्वास जो है उनको फील हो रहा है कि डीपर हो रहा है एक पोजीशन में। तो हमने मुस्कुरा के उनको पूछा कि अच्छा भाई डॉक्टर साहब ये बताइए, हाथ के पंजे के साथ, और हम कुछ आकुप्रेशर दबा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ हाथ का पंजे का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ है क्या कि हाथ का पंजा ऊपर रहेगा तो श्वास ऐसा होगा, नीचे रहेगा ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो हमने बोला फिर डॉक्टर साहब आप या तो आप भ्रम में हैं, लेकिन आप इतने डॉक्टर्स कह रहे हैं ये चेंज हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, राइट? फिर एक दूसरा डेमो उनके सामने रखा गया, आप लोग भी ये करके देख लीजिएगा कि आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है या नहीं। अभी सुनते सुनते नहीं करिए, आराम से बैठ के इसके बाद कर लीजिएगा। दूसरा एक पोजीशन है जैसे हम लोग योग में बैठते हैं। दूसरा एक पोजीशन, मैं अपना लैपटॉप का कैमरा का एंगल चेंज कर रहा हूं ताकि आप देख सके। जैसे कई लोग ऐसे बैठते हैं, आप देखे होंगे संत लोग, या हमारे यहाँ भी योग में हमारी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी के भी एक थोड़ा कम एज वाली फोटो है, दादी जी ऐसे करके तपस्या कर रहे हैं, आप देखे हैं। राइट जो पाम है वो ऊपर, लेफ्ट पाम नीचे। आप कुछ देर ऐसा बैठिए और उसके पश्चात जस्ट आप अपने पाम पोजीशन चेंज कीजिए, राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर, और जस्ट अवलोकन कीजिए कि आपके अंदर, बहुत पीसफुली अवलोकन कीजिए, इन द नेक्स्ट 10 to 15 सेकेंड्स आपके अंदर क्या चेंज हो रहा है। जस्ट आप हाथ का पाम का पोजीशन जस्ट चेंज किए, इन नेक्स्ट 15 to 20 सेकेंड्स आपके अंदर क्या हो रहा है जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जस्ट ऑब्जर्व, दैट्स ऑल। हम आपको ये 2 स्थूल एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे हैं कि हमारे शरीर के साथ हमारे आत्मा और शरीर दोनों इन टैंडम वर्क कर रहा है, क्योंकि आत्मा का शरीर गाड़ी है, तो गाड़ी के साथ कुछ इंटरफेस भी हैं जो हमारा ब्रेन है। तो हम जब कोई भी चीज को चेंज कर रहे हैं, कोई भी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरी स्मॉल एडजस्टमेंट्स, इसका मेडिकल में कोई डिटेलिंग नहीं है, लेकिन आप इतना थोड़ा चेंज करने से इतना महान अंतर अगर आपको फील हो रहा है, तो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल ऑब्जर्वेशंस जो एज ए योगी हमें करना है,
कि आज मैं मुरली किस अवेयरनेस से सुन रहा हूं, आज मैं अगर बैठा हूं किस अवेयरनेस से बैठा हूं, हाउ आई एम फीलिंग, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारे फीलिंग्स कैसा है, हमारी एनर्जी लेवल कैसे है, हमारा उमंग उत्साह आज कैसा है। और जिस दिन अच्छा है उस दिन क्यों अच्छा है, और जिस दिन अच्छा नहीं है तो जिस दिन अच्छी थी वो जिस कारण से अच्छा था उस कारण को मैं सिमुलेट करके फिर से रेस्टोर कर सकता हूं क्या। सो द स्ट्रिंग्स कंट्रोल ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे साउंड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बास को बढ़ा देते हैं, इको को कम कर देते हैं, 5-6 जैसे ट्यूनर रहते हैं, तो उस तरीके से हमारे मूड के या हमारे उमंग उत्साह के ट्यूनर्स जो हैं वो हमारे पास होना बहुत बहुत जरूरी है, योगी के पास होना जरूरी है। और ये चीज केवल और केवल एकाग्रता के द्वारा, सुजागता के द्वारा, अवेयरनेस पर फोकस करके हम इसको कर सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन मी। हम ये किसी को सिखा नहीं सकते, हमें खुद को ऑब्जर्व करना होगा और हम ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। और एक बार अच्छा हुआ हम लोग अनुभव सुनाने लगते हैं, अनुभव सुनाने से बजाय हम उस चीज को 5-6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार करके देखें। इफ इट इज कंसिस्टेंटली हैपनिंग दैट मीन्स there is something behind it, it's a science, it's a technology that is working। और तब हम कह सकते हैं कि अगर वो मेरे लिए काम कर रहा है वो दूसरों के लिए भी काम करेगा, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार सहित मैं आत्मा का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दूसरों के लिए भी सिमिलर है। तो ये था एक एक्सपीरियंस जो हमारे आज डॉक्टर के जो देवियों और सज्जनों आए थे, दे एक्सपीरियंस दैट। एंड नाउ एक योग अभ्यास बताना चाहेंगे आप जो कर सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कृतज्ञता व्यक्त करना, बाबा को शुक्राना करना। तो एक रिसेंट एक सिनारियो ऐसे थी कि हमें तैयारी नहीं था, कुछ लंच के बाद हमें कहा गया आपको अभी योग कराना है, और ब्रह्मा भोजन था, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इसके बाद हमें सीरियस कोई योग कराना है। बट देन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको सीरियस योग कराना है, 1.5 घंटा 2 घंटा आपको योगाभ्यास कराना है। तो उस टाइम ये चीज एक्सपेरिमेंट किया गया है और आप इसको करके देख सकते हैं। इस योग की विशेषता ये है कि इसमें आप 1.5 घंटा से 1.25 घंटा 2 घंटा तक आप आराम से बैठ सकेंगे, किसी भी तकलीफ के बिना, किसी भी तान तनाव के बिना। इस योग की विशेषता है। ये योग की विधि ये है कि आप ये बेसिकली शुक्रिया देने का योग है, लेकिन थैंक यू बोलना वो योग नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक बाबा के साथ एक मेला बनाना है। मेला जैसे गांव में मीना बाजार होती है या मेला होता है, आप सभी मेला देखे हैं, बहुत सुंदर बड़ा मेला जहां वो मेरी गो राउंड चलते रहते हैं। हाँ, रूबी बहन आप हैंड रेस किए हैं, बताइए, कुछ पूछ रहे हैं रूबी बहन? ओके, शायद बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सो जैसे गांव में मेला होती है, तो आप 1 मिनट में शेयरिंग बंद कर लेता हूं। हाँ, यस। तो आप एक मेला सिमुलेट करेंगे मन ही मन बाबा के साथ। बाबा आपको एक मेला पे ले गए हैं और यूजुअली मेले के बीच में कोई स्टेज होती है, यात्रा या अनाउंसमेंट आदि के लिए स्टेज होते हैं। तो उस स्टेज में बाप दादा बैठे हैं और आप वहाँ अपने वरिष्ठ दादियों को भी, जो जिनको आपको बहुत, जिनका पालना लिए हैं या जिनके प्रति आपका बहुत गहरी भावना है, आप उनको भी ले सकते हैं बाप दादा के साथ। मातेश्वरी जी को बिठा सकते हैं, जिन्हों को भी बिठाना है आप उस स्टेज में, मंच पे बाप दादा वो लोग बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? ये मेला आपके जीवन का मेला है। सतयुग से लेकर अब तक जिन आत्माओं के साथ आपने पाठ बजाया है, उन सभी आत्माओं को बाबा ने मेला पे बुलाया। आत्माएं मतलब भूत नहीं, आत्माएं मतलब देह सहित। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो आपके इस जन्म, उनका जन्म चेंज हो गया है नेचुरली, आपको तो याद नहीं है। बट वो सब जितने भी मेला में हजारों लोग आए हैं, वो सब आपके साथ सतयुग से लेकर
कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आपको सहयोग दिया है, आपके साथ पार्ट बजाया है। और उसमें से इस जन्म में जो आपके साथ पार्ट बजा रहे हैं या बजाते हुए उन्होंने देह त्याग किया, उन सभी को भी बाबा इमर्ज किए हैं। तो आपका काम होगा स्टेज से नीचे जाना, मेले में ढूंढ के एक एक को ले आना, जिसने आपके जीवन को स्पर्श किया है, जिसने आपके जीवन को संवारा है। तो जन्म से लेकर शुरू करेंगे, जन्म देने माँ से शुरू करेंगे, और माँ के साथ माँ, पिताजी, और आप जहाँ जन्म हुआ तो उस जन्म के लिए भी कई धात्री माँ हो सकती है, या वहां पे जो स्टाफ्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, वहां से लेकर टोटल यात्रा अब तक का जो यात्रा है। तो जन्म के बाद शिशु अवस्था की जो पालना हमें जिनों से प्राप्त हुई है, हो सकता है उसमें हमारे दादा दादी या नाना नानी भी आ जाएं, मौसी आ जाएं, या जो भी हैं वो सब आ सकते हैं। फिर बाल अवस्था में हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, हमें पालना देने वाले, पढ़ाने वाले, हमारे खेलने के साथी, हो सकता है कोई संकट में हम फंस गए थे, उससे छुड़ाने वाले, हमारे जान बचाने वाले ऐसे कोई जो है, उन एक एक को आप मेले से ढूंढ के लाएंगे और उनको स्टेज पे ले आएंगे। स्टेज में बाप दादा बैठे हैं, मातेश्वरी जी बैठी हैं, या आपके कोई विशेष दादी जी बैठी हैं, और बाबा उन्हें दृष्टि देंगे। आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि बाबा ये हमारे जीवन को इस तरीके से सुखमय बनाया है इस जन्म में बाबा। तो बाबा उनको बहुत प्यार से दृष्टि देंगे, उन्हें आत्म अनुभूति कराएंगे, जैसे कि बाबा यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, और उन्हें सेकंड में आत्म अनुभूति में ले जाएंगे, उन्हें परमात्म अनुभूति कराएंगे, भगवान का प्यार का अनुभव कराएंगे, वो भरपूर अनुभव करेंगे वो आत्मा। और उसके बाद बाबा उन्हें यज्ञ का याद सौगात भी देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, क्योंकि बाबा के भगवान के पास आए हैं, तो ये तो यज्ञ का नियम है कि गिफ्ट के बिना कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और उसके बाद बाबा उन्हें अपने हाथों से टोली खिलाएंगे, और फिर जो है आप उन्हें स्टेज से ले जाकर फिर से उन्हें मेला में एंजॉय करने के लिए छोड़ के आएंगे, और फिर दूसरे व्यक्ति को ले आएंगे जीवन के आपके क्रम अनुसार, क्रोनोलॉजिकली आप जाएंगे बचपन से लेकर माँ से शुरू करके, और एक एक कर लेते आएंगे। तो आपका सारा जीवन का जो जीवन काल है वो बहुत सुंदर तरीके से आप उसे एंजॉय करेंगे, और आप एक्चुअली एक एक व्यक्ति जो आपके जीवन में भागीदार बने हैं, शामिल हुए हैं, भले एक छोटे पल के लिए क्यों ना हो, उनको दिल से आप ग्रेटिट्यूड दिलवा रहे हैं, और बाबा से उनको शक्तियां दिलवा रहे हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपका लौकिक जीवन का दृश्य चल रहा है, उसमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जिस दिन आपको बाबा का परिचय मिला, तो वहां बीकेस भी एंट्री होगा। आपको परिचय देने वाले निमित्त जो आत्मा बनी या बना, उस भाई बहन या माता, उनको आप बाबा के पास मिलाने लाएंगे, और बाबा उन्हें रूहानी शक्तियों से भरेंगे, वरदानों से भरेंगे, सौगातों से भरेंगे, और वो भरपूर होकर वो फिर वापस जाएंगे। इस तरीके से आज तक आपके जीवन को जिन्होंने भी सकारात्मक बनाने में निमित्त बनी, उन हर एक को, आप जो परिवार वाले हैं तो आप अपने युगल को भी मर्ज करेंगे, बिकॉज उनके कारण आप चल पा रहे हैं, ज्ञान में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। आपके बच्चों को भी मर्ज करेंगे, आपके बिजनेस, आपके ऑफिस को भी मर्ज करेंगे, आपके बॉसेस, इन सभी लोगों को एक एक करके बारी बारी से बाबा से मिलाएंगे। और ये जितना आराम से धीरे धीरे करेंगे तो उतना अच्छा होगा। और कहाँ से 1.5 से 1.25 घंटा इस कृतज्ञता की जीवन यात्रा में आप व्यतीत कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये 3 बातें थी आपसे शेयर करना। तो एक तो मुरली सुनने की विधि हमने आपको शेयर किया, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये गोल्डन आवर का, ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दूसरा है, कोई भी अभ्यास जो आप कर रहे हैं उस पे आपके ऊपर उसका प्रभाव क्या हो रहा है, वो अवेयरनेस जागृत रहना, ये बहुत बहुत जरूरी है, अपने आप को अवलोकन करना। और तीसरी बात, जैसे हमने बताया, ये एक योग का विधि है। नाउ हमें इसको क्रिएटिव मेडिटेशन शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये क्रिएटिव मेडिटेशन नहीं है,
इट्स अ मैंडेट मेडिटेशन। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, मैं कोई डांस में एक कोई प्रॉप यूज कर लिया, एक चुन्नी ओढ़ लिया, ये कोई क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ मैंडेट। इसीलिए हम इसको क्रिएटिव मेडिटेशन नहीं बोलेंगे। ऑफ कोर्स ये थीम इंटरेस्टिंग है, थीम नवीन है, बट इसको आप ट्राई करके देखिए। जो भाई बहने अपना स्पैन ऑफ मेडिटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बैठ के मेडिटेशन कर पाए, ये अभ्यास करना चाहते हैं, उसके लिए ये एक बहुत, उन्हों के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप चलिए क्वेश्चन आंसर के ओर चलते हैं। आपको अगर कुछ ओम पूछना शांति। है, कुछ बताना है। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, जो आपने इतनी सुंदर विधि हमारे सामने रखी और योग का एक अनुभव करने का तरीका आपने हमारे सामने शेयर किया। तो अभी हम एक मिनट के लिए प्यारे बाप दादा को याद करेंगे साइलेंस में। उसके बाद आप सभी भाई बहन जो भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हैं, क्वेश्चंस के लिए, वो अपना हैंड रेज करेंगे और फिर भाई जी उनका आंसर करेंगे। तो एक मिनट के लिए हम प्यारे बाप दादा को याद करते हैं। ओम शांति। तो अभी आप जिनको क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, अंकुर भाई जी, आप माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सटल चीज़ें बताई। मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने एक पॉइंट बताया कि मुरली सुनते वक्त फोकस और कंसंट्रेशन तो होनी चाहिए, उसके अलावा की वर्ड्स लिखने चाहिए हमें। तो एक क्लास में भाई जी ने ये भी जिक्र किया था कि जब मुरली सुन रहे हैं तो नोट्स बेटर है कि ना बनाए, जस्ट फोकस टोटली ऑन द मुरली, ताकि अगर बाबा की कोई टचिंग हो रही है तो हम वो ग्रास्प कर पाएं। तो आपका क्या सुझाव है, क्या हमें ये की पॉइंट्स वाला मेथड से प्रोग्रेस होके शुड वी रीच अ लेवल जहाँ पे हम टोटली फोकस कर पाए ताकि की पॉइंट्स भी याद रहें, या फिर नोट्स बनाना इज अ बेटर आइडिया की पॉइंट्स का? ओम शांति। देखिए, अष्टरतन में ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिसने केवल मुरली सुना है, मुरली लिखा नहीं है। और अष्टरतन में ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो मुरली को खूब लिखे हैं। राइट, सो बोथ एग्जांपल्स आर देयर नाउ। सो विच मीन्स कि मुरली लिखना या नहीं लिखना, इसके ऊपर हम माना प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। डिफरेंशिएट होगा कि मुरली को हम याद कर पा रहे हैं या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, उसको हम रिफ्लेक्ट करके अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमें हमारी कैचिंग पावर के आधार पर ये प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं अगर याद ज्यादा नहीं रख सकता हूं तो मुझे लिखना जरूरी है बहुत, और लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। दूसरा बात है, आप जब सुन रहे हैं, एक लाइन सुन रहे हैं,
उसमें आपको एक कीवर्ड ही नोट करना है ना, तो उसमें तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और इसीलिए आपको इंडिविजुअली करके देखना जरूरी है कि आपके लिए विच इज वर्किंग द बेस्ट। सो दैट इज बेस्ट फॉर यू। जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, जो आपने बताया कि लेट बाबा गाइड यू, मतलब एक पॉइंट जो चल रहा है उसको हम विजुअलाइज करें, और जब व्हेन बाबा इफ बाबा मूव्स ऑन टू अनदर पॉइंट तो वी शुड आल्सो मूव। तो ये आपने सही कहा, कभी कभी जो चीज बाबा ने कुछ बताई है हमको समझ भी आई है, लेकिन हम उसी में थोड़े खो जाते हैं और वो मुरली थोड़ा 2 लाइन 3 लाइन आगे चली जाती है। तो इसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मतलब ऑब्वियसली फोकस करना है, बट के टू स्टे विद द मुरली ना, तो माना एक बार आप रह नहीं पाए, सो यू रियलाइज कि हम रह नहीं पा रहे हैं, माना हम अटक जा रहे हैं, हम चिपक जा रहे हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट में, हम फिक्सेट हो जा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट पॉइंट सुन रहे हैं और अलर्ट होके सुने कि इस बार हम चिपकेंगे नहीं, आई विल नॉट स्टिक टू एनी पॉइंट, आई विल मूव अलोंग विद द पॉइंट। तो उस तरीके से इट्स लाइक साइक्लिंग प्रैक्टिस। पहले थोड़ा अनबैलेंस ज्यादा हो रहे हैं, अब थोड़ा बेटर बैलेंस हो रहा है, तो इट इज अ मैटर ऑफ 30-40 डेज ऑफ प्रैक्टिस, जिसपे हमारा लगाव भी कम हो जाएगा लिटरली। हाँ, जो हमारा जहां छोड़ देना है वहां छोड़ देंगे, जहां पकड़ लेना है पकड़ लेंगे, तो ये प्रैक्टिस भी होगा। सो ये 30 डेज आप प्रैक्टिस करके देखिए, इट विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। और अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अटक जा रहे हैं, तो उसके मतलब हमारा उस पॉइंट के साथ लगाव है, मतलब मेरा कुछ ज्यादा चिंतन है, अटैचमेंट है। हम एक बुजुर्ग भाई को जानते हैं, ही माइट बी 90 नाउ। सो वो हम साल में एक बार उनसे मिलते थे हमारे होम टाउन में। जब मिलते हैं उनका एक ही प्रश्न रहता, अच्छा सतयुग का कैसा है, अभी कब तक आएगा, सतयुग का क्या लगता है और कितना साल बाकी है कृष्ण का जन्म। तो वो जब जब से ज्ञान में आए वो बुजुर्ग भाई साहब, उसी टाइम उनका एज 65 ईयर्स था, 60 के आसपास था, अभी 90 होगा। तो तब से उनका एक ही मेन थीम है उनका ज्ञान का कि सतयुग और श्री कृष्ण का जन्म का तारीख, वो कैलकुलेशन उनका सारा जिंदगी चल रहा है। तो कहीं आप कोई पॉइंट में फिक्सेट तो नहीं हो जा रहे हैं, वो देखना बहुत बहुत जरूरी है। सो यू विल कम टू नो वेयर यू आर गेटिंग फिक्सेटेड, कहाँ आप चिपक जाते हैं, तो वो देखना जरूरी है, एंड दैट विल कम थ्रू ऑब्जर्वेशन। जी भाई जी, ये फिक्सेशन वाला पॉइंट आई थिंक इट्स क्रूशियल। आई थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। भाई जी, लास्ट क्वेश्चन, आई नो आई एम टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम। जो हाथों का आपने पोजीशन बताया, इन माय एक्सपीरियंस अगर पाम्स ऊपर रखें, ऊपर को फेस रखें तो ज्यादा डीप ब्रीदिंग होती है, और राइट पाम अगर ऊपर रहे, जब जॉइन रहे, तो थोड़ा बेटर फोकस होता है। सो दिस इज जनरली मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, या फिर एक ही, जैसे आपने बताया, एक ही चीज कंसिस्टेंटली सबके लिए थोड़ा बेटर होता है? दैट इज बीन माय एक्सपीरियंस, सो आई वांटेड टू टेक योर ओपिनियन। नहीं नहीं, सबके लिए सेम होगा इस चीज में, बट सबके लिए सेम होगा। जी शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब मुरली सेंटर पे सुनने जाती हूँ या खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो मुझे अच्छे से पॉइंट समझ में आते हैं, माइंड में बैठ भी जाते हैं कि ये बाबा ने आज कहा है मुरली में, लेकिन उसका चिंतन नहीं हो पाता है। तो आप क्या चाहते हैं? तो मुझे थोड़ा सा विधि बताइए कि मैं उसको कैसे, मतलब उसको चिंतन कैसे करूँ। अदरवाइज मैं समझ तो जाती हूँ कि बाबा ने आज ये कहा है, लेकिन हाँ, देख के उसको मैं जब मुरली खोल के पेपर लेके बैठूं तो मैं उसका चिंतन कर सकती हूँ कि बाबा ने आज ये कहा है, नहीं, लेकिन तो उसको मैं निलंबन ऐसा हर है। समय भगवान चिंतन में रहूं, वो नहीं हो पाता। नहीं तो उसका विधि ये है कि सोचिए, आज आपको कोई एक विषय, मुरली का जो एक विषय बाबा ने कहे हैं, तो वो पॉइंट लेके आपको एक 15 मिनट का लेक्चर देना है। दीदी आपको कही है कि आज शाम को सुबह मुरली सुन के जाइए, और शाम को सेंटर में आके आपको, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग में बहनें होती है ना, कुमारियों को राखी का महत्व, त्योहारों का महत्व सुनाने के लिए कहा जाता है, तो वैसे आपको दीदी कही है कि आज का मुरली का ये वाले पॉइंट नीलम बहन जो है वो 15 मिनट सुनाएगी। तो आपको 15 मिनट उस विषय पर सुनाना है, तो आप क्या करेंगे?
घर में आके बैठ के खाता पेंसिल लेके बैठेंगे ना, पेन लेके लिखने के लिए, क्या बताऊं 15 मिनट तक बताना है तो कम से कम 2 पेज तो होनी चाहिए, तो आप अपने आप को पुश करेंगे। तो उस हाँ जी। तरीके से थोड़ा सा ढकेलना है खुद को। हम लोग ढकेलते नहीं, हम लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ओके। खुद को थोड़ा धक्का लगाइए तो हो जाएगा। ठीक खुद के साथ थोड़ा जबरदस्ती कीजिए। ठीक है, ये तो अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। हाँ जी। थैंक यू भाई जी। निर्मला सिस्टर, आपने हैंड रेज किया, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हर दिन के लिए यही प्रैक्टिस करनी है कि ये विजुअलाइज करना है, और एक वो शरीर में जो हलचल रहती है वो स्थिरता नहीं रह पाती है, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी? नहीं, हर दिन ये अभ्यास करना है कि नहीं, इस प्रश्न में, क्योंकि हर दिन का मुरली अलग है और आप मुरली का अगर आनंद लेना चाहते हैं, जैसे कि आप एक चीज बताइए निर्मला दीदी, कि आप मुरली का सोचिए। नहीं, योग के लिए, योग में जो आपने बताया ना, नहीं नहीं, मेला मनाने का। ये आप कभी कभी कर सकते हैं, रोज का जरूरत नहीं है। और एक रोज जो अपने से कोई नाराज है, आत्मा है, उसका भी कुछ कर सकते हैं ऐसे इसके अंदर? 100% कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो आपसे जो जो नाराज हुए हैं उन सभी को ले आइए बाबा के पास, मिलाइए बाबा से, बाबा से टोली खिलवाइए उनको, मोहन थाल या जो भी क्या दिल खुश मिठाई जो भी है, बाबा को बताइए, बाबा देखिए ये हमारे से नाराज हो गए हैं, हमने तो ये किया, तो हम इनसे सॉरी मांग लेते हैं, बाबा इनको भी थोड़ा आप समझा दीजिए। हाँ, तो इस तरीके से आप प्यार से उस आत्मा को सामने लाकर, और आप सच्ची दिल के महसूसता के साथ, हाँ, और कोई आपसे एक्चुअली नाराज नहीं हो सकता है। गलती कहीं ना कहीं हमारा भी रहा हुआ है, तो वो चीज के महसूसता जब होती है तो हमारे में परिवर्तन, उस व्यक्ति को देखने का नजरिया, उनके साथ व्यवहार करने के नजरिया में भी परिवर्तन आता है। तो वो महसूसता बाबा कराएंगे जब हम साक्षी होकर, हम हमारे नजरिया से नहीं देखें, हम बाबा के नजरिया से देखें, कि बाबा कहेंगे बच्चे तुम्हारा भी तो गलती था, सच में सही है, उनका स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, वो तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, बट तुमने भी तो ये कहा उनको। तो फिर ये दोनों पक्ष जो हैं वो हम देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। शुक्रिया ये पूछने के लिए निर्मला दीदी, और ये बेशक हो सकता है, बहुत अच्छा तरीका है ये करने के लिए। हमसे जो किसी कारण से, किसी केवल नाराज नहीं, लेकिन हमारे साथ किसी का अगर ऐसे कुछ हुआ है जिसने हमें दुख दिया हो इस जन्म में, या हमने किसी को दुख दिया हो, आज वो है नहीं, या है लेकिन आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, उन आत्माओं को भी इमर्ज करके उनको भी बाबा से मिलाकर आप हल्का हो सकते हैं। राइट। और जहां तक चंदन भाई जी, शरीर के कष्ट की बात है, तो वो तो ठीक है, आप जब योग को एंजॉय करेंगे, उसमें डूबे हुए रहेंगे, तो नेचुरली आपका शरीर स्थिर रहेगा। बाकी शरीर के लिए तो जो एक्सरसाइज हैं या डॉक्टर्स जो कहते हैं फिजिकल वेलनेस के लिए, वो करना जरूरी है। थैंक यू। ओम चंदन भाई जी, शांति। आप बोलिए। ओम शांति मुकुल भाई जी, शुक्रिया आपको शेयरिंग के लिए। और आपने जो अभी शेयरिंग में कहा, मेला वाला जो योग का आपने शेयरिंग किया, और उसमें आपने शब्द प्रयोग मैंडेटरी, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नहीं है। तो ये आपका भाव ये रहा कि आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें हमको, इसको एक्सपेरिमेंट करने से हमको भी इजीनेस होगा और लॉन्ग टाइम स्पैन होगा, इसलिए आप यही रिकमेंड कर रहे हैं। या बाबा विभिन्न ड्रिल 5 स्वरूप 3 लोग का ऐसे करते, उसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं, वह अभी हम इसी में आगे बढ़े, इसका आपका क्या? ये एक अभ्यास है, जैसे निर्मला बहन जी भी इसके पहले पूछी कि यही विधि से रोज योगाभ्यास करना है कि नहीं। नहीं, ये एक और आपके पिटारा में ऐड हो गया, योगाभ्यास का एक नया मेथड आपको मिल गया। कभी कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, जिस दिन लंबा समय आपको बैठना है, एक दिन बीच में ट्राई कर लीजिए। बाकी 5 स्वरूपों का तो करना ही है, और 5 स्वरूप में से भी 2 स्वरूप वाला जो है आकारी निराकारी, वो तो करना ही है, वो तो जादुई अभ्यास है ना, वो तो करना ही है।
है ना। तो इस तरीके से वो ये एक नया मेथड ऐड हो गया है, कभी कर लीजिए, कभी लंबा समय आपको बैठना है, सोचिए आपने लक्ष्य रखा है 1.5 घंटा एक बैठक में योगाभ्यास करूंगा, तब ये कृतज्ञता वाला योगाभ्यास आप करके देख सकते हैं। शुक्रिया भाई, थैंक। हाँ जी, ज्योति सिस्टर आप बोल सकते हैं। ज्योति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति, आपका फिर से म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, जो आपने लिखने का बोला है ना मुरली, वो मेरा डेली होता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन साकार का तो लिख पाते, व्यक्त का भी लिखते थे बीच में, अभी थोड़ा सा बीच में छूट गया, लेकिन उसका भी रिजल्ट अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम साकार और अव्यक्त का जो हम डेली कर रहे हैं ना, तो उसका पोर्शन ज्यादा हो रहा है ऐसे लग रहा है, क्योंकि रोज एक नया मुरली हम पढ़ते हैं अव्यक्त का भी। तो ये कल का मुरली और आज का मुरली एडिशन करते करते कहीं ना कहीं ओवरलोड हो जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? आपको डिसाइड करना होगा, अगेन ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि जब आप मुरली पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इट इज लाइक फीडिंग द फूड, लेकिन उसको जब तक आप जुगाली नहीं करेंगे, यानी उसको चर्न नहीं करेंगे, तो वो खून नहीं बनेगा। तो आप इनपुट्स कितना दे रहे हैं, 2-3 मुरली आप सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बट उसका स्वरूप तो हम बन नहीं पाएंगे फिर, अनलेस हमारा उतना ज्यादा स्पीड है। तो हम साकार बाबा के समय में देखें या जो सीनियर्स हैं, वो उनके समय, बाबा के समय यज्ञ का रूल था, एक टाइम मुरली होती थी और शाम को बाबा एक हल्का क्लास कराते थे जिसमें चिट चैट या सेवा समाचार, रात्रि क्लास जिसको बाबा कहते थे। तो ज्ञान के 2 ही इनपुट्स होते थे। तो अगर हम 2 से ज्यादा, और उसमें भी सेकंड वाला इनपुट एक हल्का रूप से क्वेश्चन आंसर चिट चैट के रूप से, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ज्ञान का डोज जो है वो एक ही टाइम होता था, गहरा रूप से 45 मिनट्स 1 आवर बाबा जो मुरली सुनाते थे। तो उस चीज पर लोग तो चेंज लाए अपने आप में। अगर हम बहुत ज्यादा इनपुट्स ले रहे हैं, it is important to cover the things, that I don't miss any years murli, that way it is important, but ये वर्कआउट तो नहीं होगा ना, आप सब कुछ टच करके जा रहे हैं। तो आप दोनों करके देखिए, जो आपके लिए सबसे बेटर वर्कआउट हो रहा है ऑप्टिमली उसको फॉलो कीजिए। बट लिखना और विचार सागर मंथन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेट। लिसनिंग विल नॉट लीड यू देयर, नोवेयर। इट हैज टू बी डन थ्रू राइटिंग, अदरवाइज ब्रह्मा बाबा क्यों खाता भर के लिखते थे? सो देयर इज नो ऑल्टरनेट, नो ऑल्टरनेट, एब्सोल्युटली नो ऑल्टरनेट। जी भाई जी, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम कोई भी मुरली बिना लिखे कभी नहीं समझते हैं। उसका कंक्लूजन लिखने से समझ में आ जाता है कि बाबा के कहने का भाव क्या है, और पूरी तरह से बुद्धि में समा भी जाता है। शैली सिस्टर आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अमृत वेला के रिगार्डिंग मैं पूछ सकती हूँ आपसे, क्योंकि अभी मुरली मनन चिंतन के ऊपर ही चल रहा है ना हमारा ये सेशन जो है। हाँ, शॉर्ट में पूछ सकते हैं जी। तो भाई जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कई बार रात को लेट सोते हैं या कुछ थकावट होती है तो नींद नहीं सुबह अमृत वेला खुल पाती है, तो डिले हो जाता है, लेकिन मन बहुत खाता है जिस दिन मिस हो जाता है अमृत वेला। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या सजेशन देंगे कि क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी मनोस्थिति उसी लेवल पे आ जाए जो अमृत वेला के वक्त होनी चाहिए? देखिए, पहले बात तो मन खाना ये अपने आप में एक दिक्कत है, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, आप अवेयर हैं कि आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, उसके लिए जो अगले दिन और थोड़ा ध्यान रखना है वहां तक ठीक है। बट हमारा मन खाना, उसके मतलब हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि भाई हमें कोई डराया है, जैसे गॉड फियरिंग हम बन गए, मंदिर में देखते हैं ना कान पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, तो कहीं हम गॉड फियरिंग तो नहीं बन गए हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2,
देरी से सोना होता है जो आप बता रहे हैं, आपको थोड़ा खुद को रिफ्लेक्ट करना है, देरी से क्यों सोना होता है, और कभी आप जल्दी सो पाते हैं तो क्यों सो पाते हैं। मतलब वो आपको चेक करना जरूरी है, ये मजबूरी है या यू हैव अ चॉइस। हाँ, क्योंकि शरीर को भी रेस्ट चाहिए। तो डू यू हैव अ चॉइस टू गो टू स्लीप अर्ली और यू डोंट हैव अ चॉइस। आपकी मजबूरी रियली मजबूरी है या आप उसे मजबूरी के रूप से उठा रहे हैं। दिस इज समथिंग जो आपको आंसर करना है, हमें नहीं, आम लोगों को नहीं, आपको वर्कआउट करना है। दूसरी बात कि अमृत वेला योग अच्छा करना है तो पहले तो नॉर्मल टाइम पे जागृत अवस्था में अच्छी तरह से नींद करके या नुमा शाम के टाइम हम योग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बहुत फोकस्ड वे में कर पा रहे हैं या नहीं, वो प्रैक्टिस अगर हो, उसके बाद फिर अमृत वेला ग्रेजुअली अच्छा होता जाएगा। और खाने का टाइम को प्रीपोन करिए थोड़ा सा, तो आपका अमृत वेला उठना इजी होगा कंपैरेटिवली। रात को जितना बजे सोने को जाते हैं, मतलब 6-7 बजे तक अगर आप खाना खा ले सकते हैं तो आपको हेल्प होगा अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए। जी थैंक्स अ लॉट भाई जी। जी भाई जी, एक क्वेश्चन आया है जिसमें सिस्टर ने पूछा है कि जैसे बाबा जो स्वमान देते हैं हमें, आज की मुरली में जो स्वमान है उसको हम आज प्रैक्टिस करते हैं तो उसका स्वरूप हम आज ही नहीं बन सकते, लेकिन कल जब मुरली पढ़ते हैं तो दूसरा स्वमान बाबा हमें दे देते हैं। तो अब क्या करें, एक ही स्वमान को कैसे प्रैक्टिस करके उसको स्वरूप में लेकर के आए? एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज कितना रिपीटेशन से आप उसके स्वरूप बनेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे पिछले जन्म के पुरुषार्थ के ऊपर भी, राइट। एंड हमारा अंतिम पिछले जन्म हम शरीर छोड़ते टाइम हम लास्ट संकल्प मेरा क्या था बनने का, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है हम कितना जल्दी इस जन्म में हम उसका उस पर्टिकुलर बात के स्वरूप बनेंगे। अगर शरीर छोड़ते टाइम मेरा वही संकल्प था बनने का, तो मैं इस जन्म में यूं 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 पुरुषार्थ उस चीज में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप एक सोमान लेके कुछ समय तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप एवरीडे एक सोमान का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैरायटी के लिए, विच इज ऑल्सो फाइन। इंपॉर्टेंट इज जो चीज का आप प्रैक्टिस जिस समय कर रहे हैं उसे एक्सपीरियंस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रटिए नहीं, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई सोमान आप उठा रहे हैं, अगर आपको सोमान पसंद है तो इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर यू एक्चुअली। वो सोमान आपको अगर पसंद है तो शायद उसका जरूरत आपको नहीं है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, उस अभ्यास का आपको जरूरत नहीं है। सोचिए हम बहुत शांत हैं, मेरा प्रकृति ही बहुत शांत है, बहुत शांत। इन जनरल हमारे परिवार वाले भी कंप्लेन कर, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो, ये वो करते हैं। हम बहुत शांत इन जनरल, ज्ञान के लिए नहीं, बट मैं जनरल एक बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूं, और मुझे नेचुरली बहुत प्रिय लगेगा स्वमान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। परंतु मेरे स्व उन्नति के लिए, क्योंकि मैं हूं ही शांत, विदाउट मेडिटेशन ऑल्सो मैं शांत अगर हूं, तो मेरे लिए वो प्रैक्टिस करना टाइम वेस्ट है। सो मुझे शायद मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, उसका प्रैक्टिस का जरूरत है। तो जिनका जो टेम्परामेंट है वो यूजुअली वो स्वमान पकड़ लेता है, और जबकि वो स्वमान का उन्हें जरूरत नहीं है। तो आपको जरूरत किस चीज का है वो उसको उठाइए, रादर देन पसंद क्या है। आई होप दिस मेक्स क्लियर। जी भाई जी, शुक्रिया। मोना सिस्टर आप पूछ सकते हैं। शांति भाई जी, एक जो बहन ने भी क्वेश्चन पूछा, उसी पे मुझे पूछना था, हाउ विल आई फाइंड आउट कि कौन सा सम्मान मेरे लिए उचित है, वो हम कैसे पता लगाएं? आप क्या बनना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सभी का जैसे हम ब्राह्मण बने हैं तो सभी का नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनना है, ही सभी का लक्ष्य है, मेरा भी वही लक्ष्य। वो बाबा ने लक्ष्य सेट किया है, लेकिन जैसे सोचिए आप मुरली में सारा दिन में आपके लाइफ में सेटबैक्स कौन कौन से हैं, कौन सा जगह में आप हार खाए। जिंदगी में हम सभी ने हार खाए हैं, इस जन्म में भी, और 63 जन्म से हम हार खाते हुए आए हैं।
तो मैं आत्मा कौन सी बातों में अक्सर करके हार खाता हूँ? क्या मैं फीलिंग में आ जाता हूँ? क्या मैं फैमिलियरिटी में आ जाता हूँ? क्या मैं बहुत ज्यादा बोलने लग जाता हूँ? या क्या मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ? क्या मैं गुस्सा करता हूँ? क्या मैं नाराजगी में आता हूँ? मेरा कौन सी एरिया है जहाँ पे माया यूजुअली जो है डोर नॉक करती है? उस चीज को समझते हुए उस एरिया को स्ट्रेंथन करना है। और जो मेरा फोर्टे है, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, वो हमारे अंदर है ही, उसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, नथिंग टू बी डन। और हम लोग उल्टा करते हैं, जो है उसी पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है वो। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मुझे अपने पुरुषार्थ को लेके बहुत टेंशन हो जाता है। मतलब दोपहर में थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, मुझे लगा नहीं मुझे सोना नहीं है, मैं मतलब पीछे हो जाऊंगी, ऐसा मुझे बहुत अंदर से फीलिंग होता है। रात में भी रुक के घड़ी देखती हूँ, अमृत वेला ना निकल जाए। तो ये फीलिंग मुझे क्यों होती है, मैं इसे कैसे दूर करूँ? तो आप नींद में पुरुषार्थ कीजिए ना। वो मैं करती हूँ, मैंने देखा है कि जब मैं नींद में परम धाम जाती हूँ तो मैं जागृत अवस्था में हो जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती है, मतलब नींद गायब हो जाती है, फिर महसूस नहीं होती है। आप बाप के गोद में एक कोई संकल्प जिस स्वरूप आप बनना चाहते हैं वो करके गोद में सो जाइए। जी भाई जी। ठीक है। हाँ जी। पुरुषार्थ का टेंशन रहना, देखिए क्लास कराने वाले तो टेंशन दिलाने के लिए क्लास कराते हैं ताकि पुरुषार्थ में, उनको तो बुलाया ही गया है कि भाई पुरुषार्थ का थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ाओ, ध्वनि बढ़ाओ, है ना। लेकिन उस चीज को राइट पर्सपेक्टिव से लेना है। अटेंशन बढ़े लेकिन हम उसमें एंग्शियस ना हो जाए। हम दूसरों को टेंशन से छुड़ा रहे हैं, अगर हम फुरना इज ओके, बट इफ दैट फुरना गोज टू अ स्टेट जहां आप एंजाइटी का अनुभव कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ जी। शायद ये कंपैरिजन में सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझसे बाद में आने वाले आगे ना निकल जाए, मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है। शायद मेरे ख्याल से ये भी अंदर मेरे अंदर शायद हाँ, फीलिंग पैदा तो हो गई। इसका इजी वे है, आप खुद के साथ, हाँ देखिए हम सभी पुरुषार्थी को खुद के साथ compete करना है और किसी के साथ नहीं। हम किसी का पद ले नहीं सकते हैं, किसी के आगे पीछे जा नहीं सकते हैं। सो आई कैन कॉम्पीट विथ माई ओन सेल्फ बिकॉज मैं हूँ। तो आपका विशेष पाठ है तो आप अपने आप के साथ compete कीजिए। मैं लास्ट टाइम आप योगाभ्यास में जो बैठे थे उस टाइम सबसे बेस्ट जो योगाभ्यास है, इस बार लक्ष्य रखिए कि मेरा जीवन का जो बेस्ट योग अनुभूति है उसको मैं दोबारा एक्सपीरियंस अभी करूंगा। और फिर नेक्स्ट टाइम बैठिए तो वही लक्ष्य रखिए कि मेरा जीवन का बेस्ट जो अनुभूति है उससे बेटर मैं आज करूंगा। मैं मुरली सुनूंगा इस बार, आज मैं सबसे जिंदगी का सबसे ज्यादा अटेंशन के साथ मुरली सुनूंगा। सो एवरी टाइम बेंचमार्क योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड यही विधि है आगे बढ़ने का। जी भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं राजेंद्र भाई जी, फिर उसके बाद हम। हाँ जी ओम शांति भाई जी। हाँ मेरे छोटे से दो प्रश्न हैं। एक तो एकदम सहज मुरली सुनने के बाद विचार सागर मंथन करने की युक्ति क्या है, और दूसरा मुरली तो हम रोज लिखते भी है, सुनते भी है, पाठशालाओं पे जाके पढ़ते भी है, लेकिन बाबा ने दो जो महारथी है उनके अपने अनुभव बताए हैं, माना महारथियों ने बाबा के साथ के अनुभव। एक तो अपनी दीदी मनमोहिनी जी थी, तो हाथ में रेगुलर उनकी डायरी पेन होती थी और वो पॉइंट्स लेते थे और रेगुलर मुरली लिखती थी। और दूसरा दादी जानकी जी ने एक बार अपना अनुभव सुनाया कि बोले मैं एक बार पॉइंट ले रही थी तो साकार बाबा मेरे को बोले कि बच्ची क्या कर रही हो, यहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप तेरे से बात कर रहा है और तू पॉइंट ले रही है, तो तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मुरली लिखे या मुरली पहले ध्यान से सुने और उसके बाद में फिर पॉइंट निकाले घर जा करके। तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओम शांति। नहीं, ये प्रश्न ऑलरेडी किसी ने पूछा, शुरुआत में यही प्रश्न पूछा गया था। तो मैं आप लेट जाएंगे भाई जी। हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, तो आप दोनों में से कोई मुरली के की पॉइंट्स तो आप लिखना चाहिए, लिख ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुरली सुनते समय। हाँ हाँ, मुरली सुनते समय आप लिखिए, अगर आपको याद, ज्यादातर लोगों को तो उतना याद नहीं रहेगा मुरली के पॉइंट्स,
तो आप बेशक लिखिए मुरली के पॉइंट्स, लेकिन सर नीचे करके नहीं बैठिए, फटाफट लिख के सामने की ओर देखिए। जो टीचर पढ़ रही है, पढ़ रहा है, उस पर फिक्सेट कीजिए, अपने दृष्टि सामने रखिए। लेकिन लिखते समय जस्ट आप नोटबुक पर ध्यान दीजिए और उसको एंड अप कीजिए। और दूसरा प्रश्न था इजी विचार सागर मंथन, सहज मुरली का। नहीं, कोई भी मुरली में एक पॉइंट उठाइए जो आपको अच्छा लगा उस दिन, या उस पर आप गहराई में जाना चाहते हैं, और उसमें पूछिए अपने आप कुछ बातें, जैसे कि अच्छा बाबा क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय पर, इससे मेरे को क्या फायदा होगा, इससे हम अगर इसको धारण करते हैं तो हमारे द्वारा दूसरों को कैसे फायदा होगा, इसका सेवा में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से वाई वाई कुछ क्वेश्चंस पूछते जाएं आप अपने आप को। आज के मुरली में जो वाई वाई क्यों, ऐसा क्यों होता है वो नहीं, लेकिन ये सकारात्मक वाई वाई है, ये आप अपने आप को पूछते जाएंगे तो और उसका गहराई में आप एंटर करते जाएंगे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति जी। ओम शांति भाई जी। एक्चुअली गायत्री दीदी ने चार्ट विंडो में एक मैसेज भेजा है, हो सकते तो उसका भी हम आंसर दे सकते तो। गायत्री दीदी आप खुद पूछ भी सकते हैं अगर आप माइक अनम्यूट करके। आप फिर से एक अनम्यूट कीजिए गायत्री पे। ओम शांति। ओम शांति। आज सुबह मेरी मेरी युगल के साथ बहुत तू मैं हो गई, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। अभी हम नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन मेरी अंदर से रिपेंटेंस हो जाता है कि व्हाई शुड आई डू दिस, हाउ टू सॉल्व दिस। मैं अपने मन को कैसे मैनेज करूं? नहीं, आप पहले तो युगल को सॉरी बता दीजिए। वो हो गया, सॉरी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम दोनों नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे रिपेंटेंस हो रहा है कि मैं बाबा का बच्चा हो गया, इतनी गंदी तरह क्यों बोल लिया। तो इसका क्या है कि कहीं पे वो बात ट्रिगर हो रहा है। ट्रिगर मतलब समझते हैं ना, बंदूक का जो ट्रिगर है, बंदूक के अंदर गोली ऑलवेज था, लेकिन जब तक ट्रिगर नहीं दबाएंगे तब तक गोली नहीं निकलेगा। तो वो ट्रिगरिंग मोमेंट कौन सी थी, आप जहां अपने होश हम खो डालते हैं, तो आपके लिए कौन सा वो ट्रिगर वाली बात थी जिस पर आपसे रहा नहीं गया, और आप जो भी है तू मैं कर रहे हैं। तो उस ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और अक्सर करके यही आप पाएंगे कि आप दूसरे सिचुएशंस में भी वैसे वही उस प्रकार की बातों में हम भड़क जाते हैं। हर एक के ट्रिगरिंग कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो आप किस बात में ट्रिगर हो जाते हैं वो अगर आप जान लेते हैं, किस बात आपसे सहन नहीं होता वो अगर आप जान लेते हैं, तो उसको डिसेंसिटाइज करने का मेडिटेशन का अभ्यास है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। डिसेंसिटाइज कैसे करेंगे वो अलग विषय है, लेकिन वो पॉसिबल है। अभी के लिए काम ये रहेगा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी एक या ज्यादा से ज्यादा दो बातों में आप भड़क जाते हैं। उसको वर्कआउट करना बहुत इजी है, योग में बहुत ही इजी है। गुस्सा दूर करना तो सबसे इजी है योग में। ठीक है, अभिजीत भाई पूरा करें। जी जी। तो थैंक्स भाई जी। और सबसे पहले आपका थैंक्स, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप आते हैं, और देखो कि चैट विंडो में कितने सारे मैसेज आ गए हैं। तो भाई जी आप ऐसे ही बीच बीच में आते रहना, क्योंकि कई सारे भाई बहन का पुरुषार्थ योग को बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, क्योंकि रोज जुड़ते हैं, रोज सुबह 5 बजे या शाम को 8:30 बजे। इसमें से काफी सारे भाई बहन आते हैं और बहुत अच्छा योग का अभ्यास भी बीच बीच में करते भी है। तो थोड़ा सा उनके पुरुषार्थ के लिए भी आगे चालना मिल सकती है। जी जी जी, मेरा सौभाग्य रहेगा आप सभी के साथ फिर से मिलने आपको के लिए। बहुत जब भी आपको, हाँ, अरे 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। जी जी जी, हाँ जी।
सभी भाई जी को थैंक यू बोलेंगे, और यूट्यूब पर भी काफी सारे भाई बहन देख रहे हैं। ओम शांति, शुक्रिया सबको। भाई जी आपका बहुत बहुत गुड नाइट। गुड नाइट भाई जी, गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच।